नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कविता है अंधेरे में, जो गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। और ये कविता 8 भागों में उन्होंने लिखी है। कविता का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1964 है। ये इसकी तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं। और इस कविता को हम 8 भागों में ही पढ़ पाएँगे, क्योंकि इनके जो एक-एक भाग हैं उसको उसको समझने के लिए हमें कम से कम एक-एक वीडियो पे बातचीत करनी पड़ेगी, तो कम से कम अंधेरे में पूरा पढ़ने के लिए 8 भाग होंगे ही होंगे। जो मुक्तिबोध की कविताएँ हैं उसको एक षड्यंत्र के तहत कठिन बनाया गया, जटिल कविता के रूप में समाज में उसको प्रसारित किया गया है। हालाँकि ऐसा है नहीं, मुक्तिबोध की जो कविताएँ हैं, वो बिल्कुल एक फ़िल्म की तरह, एक रील की तरह चलने वाली कविताएँ हैं। अगर आप उसको समझते गए, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक पूरा फ़िल्म चल रहा है। और मैं आज उसी तरीके से आपको ये कविता पढ़ाऊँगा भी। तो ये जो 1964 में अंधेरे में कविता इनकी निकली, ये पहले इसका नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में। हुआ क्या कि जब मुक्तिबोध 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, तो उनको ऐसा लगता है कि अब तो देश में फ़ासिस्ट यानी कि फ़ासिज़्म जो नस्ल भेद की जो शोषणवादी नीतियाँ थी, वो लागू हो जाएँगी। तो इसको ये चीज़ उनको बहुत आहत करी, और इसी की वजह से वो अंधेरे में कविता लिखा, ऐसा माना जाता है। बहुत सारे विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है इस पे। मैं अंधेरे में कविता को लेकर के एक उसकी तथ्यात्मक जानकारी की एक अलग वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल अभी हम मूल पाठ पे बातचीत करेंगे, और पूरा फ़ोकस रहेगा कि हम पूरी कविता को समझें। क्योंकि जब हम कविता को समझेंगे, तभी जाके हमको आलोचकों की जो कही गई टिप्पणियाँ हैं, जो कही गई बातें हैं, उन्हें वो समझ पाएँगे। तो ये जो अंधेरे में कविता है, उसकी अगर छोटी-सी हम बात करें, जो इसकी मूल संवेदना है। अंधेरे में कविता की जो मूल संवेदना है, वो अंधेरे में तो नहीं है, लेकिन विवादास्पद बहुत रही है। विवाद हुआ भी है, बहुत अच्छा विवाद भी रहा है। मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी अन्य रचनाओं की भांति इस कृति का भी कोई नोटिस नहीं लिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उक्त कविता विचार विमर्श के केंद्र में आकर, यदि अब तक अन्यतम बनी हुई है, इस संदर्भ में उन विवादों को आभारी हुआ जा सकता है। मतलब उन सब विवादों की वजह से ही अगर ये कविता इतनी सबकी ज़ुबान पे लगी हुई है कि अंधेरे में मुक्तिबोध की कविता, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में। तो ये एक उन जो जितने भी विवाद खड़े करने वाले जो विद्वान हैं, जिन्होंने अपने-अपने मतों को लेकर सामने आए, तो उस विद्वानों का ही आभार व्यक्त करना चाहिए। अंधेरे में जो कविता है, एक जटिल कवि की जटिल रचना है, ऐसा कहा जाता है। 50 साल से अधिक समय बीत जाने पर भी यह कविता अनेक संदर्भों में नई कविता की महत्वपूर्ण कुंजी बनी हुई है। प्रकारांतर में अंधेरे में की मूल संवेदना पर विमर्श करना नई कविता की मूल संवेदना है, पर विचार करने जैसा कहा जा सकता है। अब इसमें इसका जो मूल संवेदना क्या रहा है, तो होता क्या है, ये पूरी कविता जो है ऐसे चलेगी जैसे मुक्तिबोध सोए हुए हैं, और सोते-सोते ही एक वो स्वप्न देख रहे हैं। यानी कि मुक्तिबोध की ये जो चेतना है, वो स्वप्नधर्मी एक पूरी घटना पे आधारित चेतना है। कि जब वो देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, देश में बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी रहती है, बहुत ही असमानता, बहुत सारी जड़ताओं का बहुत कठोरता से पालन किया जा रहा होता है। तो वो इससे बहुत आहत होते हैं, और तब ये कविता वो लिखते हैं। और कविता को ऐसे उन्होंने दर्शाया है कि एक स्वप्न में दूसरा स्वप्न, दूसरे स्वप्न में तीसरा स्वप्न, मतलब स्वप्न के अंदर स्वप्न, विचार के अंदर विचार खुलता जाता है। एक सीढ़ीनुमा एक इसकी आकृति बनती जाती है, और उसी को हम अगर कहें तो वही फैंटेसी है। तो अब हम इस कविता को समझेंगे। कविता ऐसी है कि एक स्वप्न चल रहा है, इसमें कुछ सीन बनेंगे। पहला सीन क्या है कि पहले ही हम पढ़ेंगे। कहते हैं कि ज़िंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार। आवाज़ पैरों की देती है सुनाई,
बार बार, बार बार। वह दिखता नहीं, नहीं ही दिखता, किंतु वह घूम रहा है तिलिस्मी खोह में। कोई एक भीत पर आती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता है। कह क्या रहे हैं कि जिंदगी के अंधेरे कमरों में। अब ये जिंदगी के अंधेरों कमरों में मतलब क्या है कि ये अंतसवादी चेतना उनका जो है, उनकी जो मानव मस्तिष्क है, उनके उसी में ये स्वप्न चल रहा है और वो ऐसा महसूस करते हैं कि एक कोई अ, कमरा है और कमरे में एक कोई दीवार है। उस दीवार के उस पार कोई एक लगातार चक्कर लगा रहा है। उसके पैरों की आवाज सुनाई दे रही है। बार बार वो पैरों की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन वो दिखता नहीं है। किंतु ऐसा वो महसूस कर पा रहे हैं कि वह लगातार घूम रहा है। घूम कहाँ रहा है? तिलिस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक भीत पार आती हुई पास से। भीत पार का मतलब दीवार के उस पार, तिलिस्मी खोह का मतलब जादुई गुफा, जादुई गुफा का मतलब उनका मन, हृदय जो है वो उसके दीवार पे कोई एक लगातार चक्कर लगा रहा है गिरफ्तार की अवस्था में। और गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा कोई अस्तित्व जना रहा है, मतलब किसी की उपस्थिति उस अंधकार में एक पतली रहस्यमय ध्वनि की तरह पता चल रही है। अनिवार्य कोई एक है, कोई तो एक है। अब वो क्या कहते हैं कि और मेरे हृदय की धक धक, जो उनके हृदय की जो बहुत ही उनमें एक व्याकुलता है, छटपटाहट है, वो छटपटाहट से पूछती है हृदय में कि वह कौन है। वो सुनाई दे तो जो देता है, पर नहीं देता दिखाई। इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलस्तर। अब क्या है, होता क्या है कि एक दीवार है और वो दीवार क्या है कि उनके जिंदगी के कमरों के अंधेरों में, मतलब उनके अंतस चेतना में, कि हृदय के उस मानव मस्तिष्क के उनके दीवार पे कोई एक व्यक्ति है जो उनकी जादुई गुफा नामक हृदय के दीवार पे बार बार चक्कर लगा रहा है। और वो चक्कर लगाता हुआ कवि को, यानी कि स्वयं मुक्तिबोध को ही महसूस तो हो रहा है, उसके पैरों की आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। लेकिन पर इतना पता चलता है कि वो कोई ना कोई उधर दीवार के उस पार उपस्थित जरूर है। तो जब इनके हृदय में उसकी बहुत ही व्याकुलता, छटपटाहट होती है, तो हृदय से बार बार ये प्रश्न आता है कि आखिर वह कौन है जो सुनाई तो दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में ही अब ये पहला सीन हुआ कि दीवार के उस पार एक आदमी है जो बार बार चक्कर लगा रहा है, जिसके पैरों की आवाज स्वयं कवि को सुनाई दे रही है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। ये पहला सीन है। अब दूसरा सीन यहाँ से शुरू होता है कि इतना बीतने के बाद इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलस्तर। खिड़ती है चूने भरी रेत, खिसकती है पपड़ियां इस तरह, खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है स्वयं अपनी। मुख बन जाता है दीवाल पर, नुकीली नाक और भव्य ललाट है। दृढ़ हनु कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता है, कौन मनु। कह रहे हैं कि जो दीवाल के उस पार है, अब इस दीवाल को देखिए। वो दीवाल के उस पार एक आदमी है जो चक्कर लगा रहा है, पर उसकी आवाज सुनाई दे रही है पैरों की, पर महसूस हो रहा है कि उधर कोई है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। अब इतना स्वप्न चल ही रहा था, तब तक उस दीवार के जो पलस्तर हैं वो झड़कर गिरने लगे और उनके झड़कर गिरने से एक आकृति बनती है। अब वो आकृति कैसी है, इतना जरूर दिमाग में अपने रखिएगा कि उस दीवार से पलस्तर गिरते हैं और उस गिरते हुए पलस्तर से एक आकृति बनती है। अब वो आकृति कैसी है, वो अपने कविता में यूं कहते हैं कि फूले हुए पलस्तर जो गिर रहे हैं, खिड़ती है चूने भरी रेत, मतलब जो वो पलस्तर गिरने से जो चूने और पत्थर जो रेतीली है वो भी झरझर झरझर गिर रही हैं।
वो पपड़ियाँ जो पलस्तर की हैं वो खिसकती जा रही हैं, खुद ब खुद खिसकती जा रही हैं और एक कोई बड़ा चेहरा बन रहा है। चेहरा कैसे बन रहा है? स्वयं अपी, यानी कि अपने आप से ही एक उस पलस्तर के हटने से एक चेहरे के आकार की आकृति बन रही है और वो मुख बन जाता है। एक ऐसा लगता है कि दीवार पे कोई मुख बना हुआ है। उसके बाद उस वो मुख कैसा होता है इसका देखिएगा कि इसमें दृश्य बिंब का वर्णन करते हैं ये, कि जो मुख बना है दीवार पे, उसकी नाक जो है वो नुकीली है। मेरी तरह भी हो सकती है। उसकी नाक जो है वो नुकीली है। ललाट जो है वो भव्य है। अब ये भव्य ललाट जो है, ये एक विराटता का प्रतीक है। दृढ़ हनु है, यानी कि उनकी ठुड्डी भी जो है वो बहुत ही दृढ़ और बड़ी है। कोई अनजानी अनपहचानी आकृति है। कोई ऐसी आकृति उस चेहरे नुमा बनी हुई है जो बिल्कुल अनजान है और बिल्कुल पहचान में न आने वाली आकृति है। कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता। कहते हैं कि कभी उसको जानना पहचानना भी नहीं चाहता। इसलिए नहीं जानना पहचानना चाहता क्योंकि जब उस आकृति को अगर वो जानेगा पहचानेगा तो हो सकता है उसके जानने पहचानने से और भी तमाम तरह की समस्याएं इसके जीवन में आ जाएं। तो कहता है कि कौन है वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता, कि वो आकृति जो दीवार पे बन रही है पलस्तर के गिरने से, जिसकी नुकीली नाक है, भव्य ललाट है, दृढ़ हनु है, पर उसको हम जान नहीं पा रहे हैं कि वो आखिर वो है कौन। फिर कहते हैं जब वो जान नहीं पा रहे हैं, प्रत्यक्ष वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कौन है, फिर वो कहते हैं कौन? मनु। कहते हैं कौन? मनु। अब इस मनु का जो अर्थ है, कई विद्वानों ने कई तरह से इसका अर्थ ग्रहण किया है। रामविलास शर्मा ने इस मनु को कामायनी के मनु से जोड़ा है और नामवर सिंह ने अलग मनु से जोड़ा है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस मनु का जो अर्थ है वो एक ऐसे पुरुष से जोड़ा है जो पुरुष समाज को एक नई दिशा दे, समाज को एक नए तरह के मार्ग पे लेके आए, समाज में जो जड़ता का भाव है, जो कुरीतियां हैं, उसको दूर करने का एक विचार प्रस्तुत करे, वो मनु। तो मुक्तिबोध कहते हैं कि आखिर वह दिखाई देता हुआ जो आकृति है वो जाना नहीं जाता है, आखिर वो है कौन? तो उनके अंदर से आवाज आती है कि कौन? मनु हो, मतलब कौन? तुम मनु हो। आगे अब ये पहला सीन रहा इस पूरी कविता के भाग एक का। ये अगर हम सीन जोड़ेंगे तो दो पहला सीन था कि जिंदगी के कमरे में, यानी कि उस अंतस चेतना में कि उसके हृदय रूपी तिलस्मी खो के दीवार पे कि उस पार एक व्यक्ति चक्कर लगा रहा है और वो व्यक्ति चक्कर लगा रहा है। कभी मुक्तिबोध को उस चक्कर की लगाते हुए आदमी के पैरों की आवाज तो सुनाई दे रही है पर वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। अब होता क्या है कि इतना सोचते ही है कि वो रहस्यमय अंधकार में एक ध्वनि जो प्रतीत हो रही है किसी के अस्तित्व का, किसी के उपस्थित होने का। तब तक होता क्या है कि अचानक से उसी दीवार के पलस्तर जो फूले हुए हैं वो पलस्तर गिरने लगते हैं। दीवार की जो चूना भरी रेत है वो झरने लगती है, दीवार की पपड़ियाँ खुद ब खुद खिसकने लगती हैं और उस पलस्तर के झरने से, उस पपड़ियों को खिसकने थे, एक बड़ा चेहरा अपने आप बन जाता है दीवार पे। ऐसा चेहरा जिसकी नुकीली नाक होती है, भव्य ललाट होता है, बड़ी ठुड्डी होती है, वो न जाना पहचाना चेहरा है, बिल्कुल अनजान आकृति बनती है। और मुक्तिबोध कवि कहते हैं कि कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता, कौन मनु? कि वो चेहरा, वो आकृति दिखाई तो दे रही है पर उसको हम जान नहीं पा रहे हैं कि वह कौन है। तब ये प्रश्न आता है कि कौन मनु? अब इस मनु का अर्थ जो कामायनी के मनु से भी जोड़ा जाता है क्योंकि उसके भव्य ललाट उसकी विराटता से जोड़ दी जाती है, दृढ़ हनु से जोड़ दिया जाता है। लेकिन वास्तव में ये मनु जो है वो समाज को एक नई दिशा देने वाले मनु की बात कर रहे हैं। समाज को उन तमाम जड़ता से बाहर निकालने वाले मनु की बात कर रहे हैं। तो ये इस कविता के भाग एक का पहला सीन है।
अब दूसरा सीन कैसे बनता है, ये तो रही दीवार की बात। अब आप इसको जरूर से ध्यान दें कि एक ये तालाब है, इस तालाब के अगल बगल ये पेड़ है, और इस तालाब में ये जो पानी है वो बिल्कुल स्थिर है, इसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। अब हम चलेंगे कविता पे। कहते हैं कि वो तो उनके अंतश्चेतना की बात थी। अब क्या कह रहे हैं कि बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब ओर, निस्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तमश्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति। कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ नहीं वह समझ पाता। सीन ये है कि वो कहते हैं कि बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार एक पहाड़ी है, यानी कि हमारे जो चेतना अंतस चेतना है उसके बाहरी परिवेश में एक पहाड़ी के उस पार एक बावड़ी है, एक तालाब है, और उस तालाब के पास भी सारे तरफ अंधकार है। और अंधकार किस चीज का है, तो निस्तब्ध जल, मतलब किसी भी प्रकार के विचार न होने का अंधकार, किसी भी प्रकार के हलचल न होने का अंधकार। हलचल न होने का मतलब, निस्तब्ध का मतलब क्या है, शांत, और जल का शांत होने का मतलब ये कह रहे हैं, इनका मतलब है कि ये जो जल है ये जड़ता से भरा हुआ है। जड़ता का मतलब पुरानी रूढ़ियों से, पुरानी कुरीतियों से भरा हुआ है, पर भीतर से उभरती है सहसा। लेकिन उस जड़ता और भरी हुई अंधकार भरे हुए उस जल के अंदर से सहसा एक अचानक से एक उभरती हुई सहसा सलील के तमश्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कि उस अंधकार से भरे हुए जल में, अंधकार यानी कि तमश्याम से भरे हुए सलील उस जल में एक श्वेत आकृति बनती है। अब ये श्वेत आकृति क्या है, ये कवि के उज्ज्वलता का प्रतीक है। किसका, उज्ज्वलता का। श्वेत आकृति का मतलब उज्ज्वलता का प्रतीक है। जो जल जड़ता से भरा हुआ शांत अवस्था में, निस्तब्ध अवस्था में उस तालाब में पड़ा हुआ है, उस जल से एक आकृति निकलती है, और वो आकृति कैसी होती है, श्वेत होती है। श्वेत आकृति जो उज्ज्वलता का प्रतीक है, कहते हैं कि कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है, और उस आकृति में एक कुहरीला यानी कि कोहरे से, वो कोहरा कौन सा, वो जड़ता वाला कोहरा है, वो पुरानी कुरीतियों से भरा पूरा चेहरा जो फैल जाता है इसकी कवि के आंखों के सामने, और वो मुस्कुराता है, पहचान बताता है। मुस्कुराता क्यों है, क्योंकि कवि जो दीवार के उस पार उसको पहचान नहीं पा रहा था, जिस व्यक्ति के चलने पे, चक्कर लगाने पे आवाज़ तो आ रही थी पर उसको पहचान नहीं पा रहा था, और यहाँ ये चेहरा बन रहा है तो इस पे वो मुस्कुरा रहा है कवि को देखते हुए, और कवि को देखने के बाद वो अपनी पहचान बता रहा है। पहचान बता रहा है तो कवि कह रहा है कि मैं हतप्रभ हूँ, और उसकी पहचान बताने पर भी मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर है क्या ये। आगे मुक्तिबोध अब तीसरे इस चौथे सीन में कह रहे हैं कि अरे अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं हरे हरे अचानक। वृक्षों के शीशे पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां, शाखाएं डालियां झूम कर झपट कर चीख एक दूसरे पर पटकती हैं सिर की अकस्मात। वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलस्मी खोह का शिला द्वार खुलता है धड़ से। ये इस कविता का, इस पूरी चलती हुई अंधेरे में जो फिल्म है, इसका चौथा सीन है। और वो कह रहा है कि अरे अरे, ये जो तालाब से श्वेत किरण निकल रही है, वहां जब वो श्वेत किरण निकल रही है तो एक कुहरीला, कोहरे से ढक बना हुआ एक चेहरा बनता है, जो जड़ता से चेहरा बन रहा है। अब आप ध्यान दीजिए कि जो उनके अंतस चेतना में दीवार के उस पार जो व्यक्ति था, उसको पहचान नहीं पा रहे थे वो, और यहाँ एक कुहरीला चेहरा बनता है। ये चेहरा कौन सा है, ये समाज में उस समय व्याप्त जड़ता का चेहरा है,
समाज में उस समय व्याप्त बुराइयों का चेहरा है, समाज में उस समय व्याप्त कुरीतियों का चेहरा है, इसलिए वो कुहरीला है, यानी कि कोहरे रूपी जड़ता से ठग बना हुआ है और वो कवि को देख के मुस्कुरा रहा है और वो अपना पहचान बता रहा है और इसीलिए कवि हतप्रभ है, हताश है, समझ नहीं पा रहा है। अब वो जब समझ नहीं पा रहा है तब क्या कह रहा है कि अरे अरे, आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं हरे हरे अचानक। मतलब कि तालाब के आसपास जो अंधेरे में वन वृक्ष हैं वो अचानक से चमक चमक उठते हरे हरे नजर आ रहे हैं। वृक्षों के शीशे पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां। मतलब अब ये देखिए, बिजलियां, शाखाएं, डालियां झूम झपट कर। तो ये जो बिजलियां हैं, जो शाखाएं हैं, जो डालियां हैं, ये और कुछ नहीं, उस समाज में व्याप्त विभिन्न मत हैं। क्या हैं? मत हैं। समाज में व्याप्त विभिन्न मत हैं जो आपस में लड़ती रहती हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। तभी तो वो लिखते हैं कि वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां, शाखाएं, डालियां झूम झपट कर। यानी कि उस समाज में व्याप्त जो विभिन्न तरह के जड़ता रूपी मत थे, आपस में लड़ झपट के लड़ते झपटते रहते हैं और वो लड़ते झपटते रहते ही चीख आती है, आपस में चीखते हैं, एक दूसरे पर पटकती है सिर और अचानक एक दूसरे पे सिर पटकते हैं। वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलस्मी खो का सिला द्वार खुलता है धड़ से। अब क्या हो रहा है कि जब वो अंधेरे में, जब हरे हरे अचानक वृक्ष चमकने लगते हैं, जब वहां से वो श्वेत किरण, उज्ज्वलता की किरण निकलती है, तो वो जब जो अंधेरे के वृक्ष थे तालाब के पास वो चमकने लगते हैं, तो उस पे जो बिजलियां हैं, शाखाएं हैं, डालियां हैं, जो वर्तमान समाज में जड़ता में, यानी कि जो असमानता, शोषण, जितने भी तरह की कुरीतियां हैं समाज में, उनके मतों से भरे हुए वो मत हैं, उस तरह के विचारों से भरे हुए मत हैं जो शाखाएं डालियों के रूप में आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और वहां से वो चीख एक दूसरे पे सिर पटकती रहती है। और अचानक वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई, जो वृक्ष के अंधेरा है उसमें छिपी हुई एक तिलस्मी खो, यानी कि जादुई गुफा। क्या है? जादुई गुफा। अब ये जादुई गुफा का शिला द्वार खुलता है धड़ से। अब ध्यान दीजिए कि ये जो जादुई गुफा है उसको शिला द्वार से ही बंद किया गया है, पत्थर से बंद किया गया है। पत्थर मतलब ये शिला का अर्थ, प्रतीक ये इससे है कि जो हमारे अंदर हृदय की जो तिलस्मी खोह, जो हमारा हृदय है, उस पे एक पूरा शिला यानी कि पत्थर का ढक्कन लगा हुआ है। अब वो ढक्कन किससे बना है? तो वो बरसों से चली आ रही कुरीतियों से बना है, बरसों से चली आ रही असमानता से बना है, बरसों से चली आई सामाजिक भेदभाव से बना है, बरसों से चली आ रही सामाजिक वैमनस्य से बना है, बरसों से चली आ रही ऊंच नीच के भेदभाव से बना है। और वो अचानक से वो शिला खुल जाता है धड़ाक से। जैसे ही वो उज्जवल चेतना निकलती है कवि के, कवि देखता है उस तालाब से, और वो करता क्या है कि जब वो उज्जवल चेतना निकलती है तो वृक्षों पे शाखाएं, डालियां, जो वर्तमान समाज में विद्यमान मत हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और तभी वृक्षों, जो वृक्ष के अंधेरे में छिपी हुई वो उनकी अंतः चेतना है, जिसे वो तिलस्मी खो जादुई गुफा कहते हैं, उसका जो जड़ता से दबा हुआ शिला द्वार है, पत्थर का वो दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है। ये इस चौथे सीन की बात रही। अब पांचवा सीन देखते हैं कि है क्या। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, वो पत्थर का दरवाजा हटता है हमारे जादुई गुफा से, यानी कि तिलस्मी खो से, हमारे हृदय स्थल, हमारे हमारे हृदय के आंतरिक जो उसका जो एक जादुई किला है, उस पे से वो जड़ता की जो परत है हटती है, घुसती है लाल लाल मसाल, अजीब सी निकलती है उसमें से। अंतराल बीबर के तम में लाल लाल कुहरा, कुहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। कह रहा है कि जैसे ही वो हृदय से वो ढक्कन हटता है, उसमें से लाल लाल मसाले निकलती हैं। अब ये लाल लाल मसाले हैं क्या? तो ये
ये लाल लाल मसाले जो हैं वो धर्मी चेतना धर्मी है, क्रांति की मसाले हैं, क्रांति का गुंजन के प्रतीक के रूप में है। अंतराल विवर के तम से मतलब कि उस जादुई गुफा के अंधकार में से लाल लाल कुहरा निकलता है, यानी कि जो कुहरा पहले से जड़ता के रूप में विद्यमान था, उस लाल मसाल के श्वेत किरण में प्रभावित होके अब वो भी लाल लाल होता जा रहा है। और उस कुहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष, अब रक्तालोक स्नात पुरुष को तोड़ेंगे तो रक्त धन आलोक धन स्नात, मतलब कि रक्त मतलब कि लाल, आलोक का मतलब प्रकाश और स्नात का मतलब नहाया हुआ, यानी कि लाल प्रकाश से नहाए हुए पुरुष की एक आकृति बनती है। और वो आकृति साक्षात एक रहस्य के रूप में कवि के सामने आती है। और वो है क्या? तो ये जो लाल रक्तालोक स्नात पुरुष है, ये और कुछ नहीं, ये क्रांति धर्मी चेतना है। क्या है? क्रांति की चेतना है जो समाज को एक नई दिशा देगी। अब ये लाल लाल मसाल चेतना धर्मी है, चेतना है। ये किस तरह की चेतना है? क्रांति की चेतना है, मार्क्सवादी चेतना है। मार्क्सवादी जिसका रंग लाल था, लाल मसाल था, वो मार्क्सवादी चेतना जो समाज पे पड़े हाशिए के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत है। आगे जो छठा सीन बनता है कि वो रक्तालोक स्नात पुरुष जब निकलता है तो उसको जब कवि देखता है तो देखता है कि तेजो प्रभा में उसका ललाट देख, मेरे अंग अंग में अजीब एक थरथर, गौर वर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख, संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देख कर विलक्षण शंका, भव्य आजान भुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह। अब क्या हो रहा है कि उसकी जो तेजोमय प्रभा है उसकी ललाट पे चमक रही है, उसके अंग में, और उसको देखने के बाद कवि के शरीर में, कवि के हरेक अंग में एक अजब सी कंपन है, एक अजब सा थिरकन है। और उसके गोराई और उसके चमकते हुए दृग सौम्य धारी मुख को देख रहे हैं। और ये व्यक्ति कवि के जो जो सपने में ये व्यक्ति रक्तालोक स्नात पुरुष जो उनके सामने आया हुआ है, मार्क्सवादी चेतना को लिए हुए क्रांति पुरुष के रूप में, वो व्यक्ति को देखने के बाद कवि के अंग अंग में एक थिरकन है। उसके चमकते दृग, उसके सौम्यधारी मुख को देखने के बाद कवि को लगता है कि संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका। अब उस संभावित स्नेह सा मतलब कवि को उस लोकस्नात पुरुष से, उस क्रांतिकारी पुरुष से स्नेह होने लगता है। वो किसी अपने प्रिय रूप को देखने के लिए लगता है, लेकिन उसे तभी एक विलक्षण शंका होती है। और उसके भव्य अजान बाहु, अजान भुज उसे कहते हैं, जो जिसका हाथ घुटने तक हो उसे अजान भुज कहते हैं। और देखते ही साक्षात उसे गहन एक संदेह होता है कि अचानक ये है कौन जो मुझे प्रिय लगने लगता है। अचानक ये आदमी कौन मेरे सामने है जिसको देख के मैं ऐसा प्रतीत कर रहा है कि कोई मेरा अपना बिछड़ा हुआ प्रिय व्यक्ति मिल गया है। तब वो कहता है कि वह रहस्यमय व्यक्ति, वह रहस्यमय व्यक्ति यानी कि वह रक्ता लोक सनात पुरुष अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। आप जो ये कोटेशन के रूप में बार बार प्रयोग में लाते हैं, ये वही पंक्ति है जो कहते हैं कि अब तक वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। मतलब कि ये जो सामने रखता लोक स्नात पुरुष आया है, जो लाल मसाल लिए क्रांति पुरुष आया है, वो जो व्यक्ति है जो रहस्यमय के रूप में मेरे सामने बना हुआ है, जो मुझे प्रिय लगने लगा है, जिससे मुझे स्नेह लगने लगा है, ये और कोई नहीं है, ये मेरी खुद की अभिव्यक्ति है। जो मैं खुद होना चाह रहा हूँ वो मेरे सामने है। वो किस अवस्था में है? पूर्ण अवस्था में है। और पूर्ण अवस्था में है क्योंकि जो मेरी खुद की संभावनाएं मेरे अंदर हैं, जो मेरे अंदर प्रभावित करने वाले विचार हैं, जो मेरी खुद की प्रतिभा है, वो इस पूरे रक्तालोक स्नात पुरुष में पूरी तरह से निहित है। और ये अपनी ये पूर्ण अवस्था में है क्योंकि ये जो मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव है, मतलब हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिमा। वो कह रहे हैं
कि जो रक्तालोक स्नात पुरुष है, ये और कोई नहीं है, ये खुद मेरी अभिव्यक्ति है, जो मैं होना चाहता हूँ, मेरे विकसित रूप में मेरे सामने प्रकट है। मेरे अंदर जो संभावनाएँ हैं, मेरे अंदर जो प्रभावित विचार हैं, मेरे अंदर जो प्रतिभा है, उसका परिपूर्ण अवस्था में मेरे सामने प्रदर्शित है। और इसको देखने के बाद हृदय में रिस रहे जो ज्ञान का तनाव है, वो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं न कहीं मेरे ही आत्मा की प्रतिमा है, मेरे ही आत्मा का एक प्रतिबिंब है। अब ये 7वें दृश्य में कह रहे हैं कि जब उसको देखने के बाद ऐसा उनको महसूस होता है कि ये जो व्यक्ति है वो कहीं न कहीं मेरा विकसित प्रतिमा है, मेरे विकसित आत्मा की प्रतिमा है, जिसके अंदर मेरी ही निहित संभावनाएँ प्रभाव और प्रतिभाएँ हैं। तब वो कह रहे हैं कि प्रश्न थे गंभीर शायद खतरनाक भी, इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मारकर एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इसको आप जरूर ध्यान देंगे। कह रहे हैं कि प्रश्न थे गंभीर शायद खतरनाक भी, कि जब वो उस पुरुष को देख रहे हैं, जिस रहस्यमय उस पुरुष को देखने के बाद इनको लग रहा है कि ये मेरा विकसित रूप है, ये मेरे विकसित आत्मा की प्रतिमा है, तब उनके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। और प्रश्न इतने गंभीर और खतरनाक भी हो सकते हैं क्योंकि वो रक्ता लोक सनात पुरुष से जुड़े हुए हैं। इसलिए बाहर के गुंजान और जंगल से आती हुई हवा ने फूंक मारकर एकाएक मशाल ही बुझा दी। अब इन तीनों पंक्तियों को आप पकड़िएगा कि इसलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मारकर एकाएक मशाल को बुझा दी। ये बाहर के गुंजान और जंगलों से आती हुई हवा और कुछ नहीं है, ये जड़ता है। और ये कैसी जड़ता है? जो समाज में उस समय व्याप्त है। और किस रूप में व्याप्त है? छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति, सती प्रथा या फिर जितनी भी तरह की कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के सामाजिक परिवेश के दबाव में वो मशाल एकाएक बुझ गया। यानी कि वो जो मशाल उस तालाब के उस तिलस्मी खो से निकला था, वो सामाजिक परिवेश में दब गया। उस क्रांति की चेतना की मशाल को एकाएक सामाजिक परिवेश में दब के बुझ गया। और कवि को ऐसा लगा कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की किसी ने सजा दी। यानी कि जब वो मशाल बुझ गई, उस स्वप्न में वो मशाल को बुझते हुए देखने के बाद कवि को ऐसा लगा कि किसी अंधकार में उन्हें पकड़कर उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जो जिस मार्क्सवादी विचारधारा की, जिस क्रांति चेतना की विचारधारा के प्रतीक के तौर पे वो मशाल जली थी, वो मशाल सामाजिक दबाव में, सामाजिक दबाव का मतलब यहाँ वो है कि जब हम कोई काम किसी प्रगतिशील चेतना से, किसी आधुनिकता के दिमाग से करने जाते हैं, तो हमें बार बार हमें हमारे अतीत के से जुड़े हुए जो वही जड़ता वाले, वही रूढ़िवादी लोग पीछे खींचने लगते हैं। वही रूढ़िवादी मानसिकता इस मशाल को बुझाने का काम कर रही है, जो जंगल से आती हुई हवा है, जो बाहर की गुंजान है। और ऐसा जब होता है तो कवि को लगता है कि उसे किसी अंधकार में पकड़कर मौत की सजा दी गई है। अब वो सजा किस तरह से होती है? कहते हैं कि किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों में बंध गई है। अब डैश का मतलब क्या है कि जब हम कोई चीज लिखते हैं, बीच में एक ऐसे डैश करते हैं, खाली स्थान देते हैं, और उस घनी काली पट्टी आंखों पे बंध गई है, मतलब कुछ भी दिखाई न दे। तो जब कोई आदमी कुछ देख नहीं पाता है, नहीं देख पाने के बाद वो कुछ बोल नहीं पाएगा, कुछ कह नहीं पाएगा, तो मरने के समान ही है। और कहते हैं कि किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। मतलब कि खड़ी पाई की सूली पे, मतलब कि जब उनके उस मसाल को, उस विचार को, उस मार्क्सवादी विचारधारा को, उस क्रांतिकारी चेतना को प्रतिबंधित किया गया समाज के द्वारा, सामाजिक परिवेश के दबाव में वो चेतना की मशाल बुझ गई, तब इनको ऐसा लगा कि किसी खड़ी पाई की सूली पे, यानी कि उनकी जो रचना धर्मिता थी, जो खड़ी पाई का मतलब होता है कि फुल स्टॉप, मतलब कि हमारी जो जिंदगी का है,
ज़िंदगी की जो यात्रा है उस पे एक ब्रेक लग गया है और उस ब्रेक लगाने के बाद मुझे सूली पे टाँग दिया गया है, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। ऐसा मन उनका हो रहा है कि शून्य बिंदु के अंधियारे में, यानी शून्य का मतलब क्या है कि एकदम किसी प्रकार की कोई चेतना ना हो, किसी प्रकार का कोई विचार ना हो, एक चेहरे पे, आँखों पे घनी काली पट्टी बाँध के किसी अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया। मैं यानी कि कवि बिल्कुल अचेतन स्थिति में, अचेतन का मतलब किसी प्रकार की कोई चेतना ना हो, किसी प्रकार की कोई सूझबूझ ना हो, इस तरह से सामाजिक परिवेश का दबाव पड़ा। तो ये रहा अंधेरे में कविता का पहला भाग। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। जहाँ भी आपको समझना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रतिक्रिया मिलते ही हम उस पे ज़रूर सुधार करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बने रहिए आप साथ। हम अंधेरे में कविता के पूरे 8 भाग को पढ़ाएँगे और पढ़ेंगे और अंधेरे में कविता की एक पूरी तथ्यात्मक जानकारी की भी वीडियो बनाएँगे। तो बने रहिए साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।